I think you're someone who really gives a sense of trust to thousands and lakhs of your followers on YouTube who actually believe in the story that no matter where they are in terms of physical fitness, they can achieve a good height in their life, in terms of strength, in terms of what they can become into, right? So मुझे बहुत अच्छा लग रहा है even to just kick off this interview. So how are you doing? How are you? बहुत बढ़िया। और आपने जो कहा कि आप लोगों को सीखने को मिलता है इस चैनल के थ्रू और इन लोगों से जुड़ने से, मैं पिछले 3 सालों से बहुत ज्यादा कुछ सीखा हूँ। क्योंकि कमेंट्स में जो क्वेश्चंस आते थे उन क्वेश्चन से मैं कुछ आंसर ढूंढता था, और उन आंसर से मुझे बहुत सारे चीजें नए से पता चली जो मुझे भी नहीं पता थी। तो बहुत कुछ मैं भी सीखा हूँ इन सारी चीजों से। एक बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है इस चैनल के थ्रू। बस इन 3 सालों में बहुत कुछ चेंज हुआ है, मेंटली फिजिकली, मुझ में। और बहुत ही बढ़िया जर्नी रही भी है और हमें देखने को भी मिला वो जर्नी दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ आपका, सिंस यू टॉक्ड अबाउट लर्निंग, आपका की लर्निंग क्या रहा है अभी तक? कि बहुत कुछ जानना बाकी है हमारे, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे थे, जो भी व्यायाम के आदि, वो बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स ने मिटा दिए, ऐसा ही समझो। क्योंकि देखिए, हजारों साल पुरानी जो परंपरा है वो अचानक से उसका कुछ रिकॉर्ड ही नहीं, कुछ लिखित नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। I don't know like where to start क्योंकि we can go into history, we can go into ancient strength building exercises, व्यायाम के बारे में समझ सकते हैं व्यायाम और एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है। दिस इज समथिंग दैट even I came across couple of months ago. So before that, I want to actually start with your channel, since on your channel your bio reads, right? I want to promote our old Indian exercises and sports so the next generation will have pride in our culture. And I have been such a big fan of the kind of exercises and workout that you presented on your channel that I don't know which question to start with, right? So the first natural question is कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ, व्हाट इंसिडेंट टुक प्लेस? ऐसा कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था जहां पे आपको लगा कि नाउ वी हैव टू डिस्कवर द एंशिएंट इंडियन एक्सरसाइजेस फॉर स्ट्रेंथ बिल्डिंग इन इंडिया? या तो मार्च में जब लॉकडाउन लगा 2020 में, उस समय मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देख रहा था स्ट्रेंथ के बारे में। तो उस समय मैंने मुझे फुल सर्कल करके एक डॉक्यूमेंट्री दिखी, रोग फिटनेस नाम का चैनल है यूट्यूब, उन्होंने डाली हुई है। तो फुल सर्कल का अर्थ होता है पूर्ण शक्ति। तो आइसलैंड देश ऐसे पत्थर है जिसे उठाने के बाद आपको फुल सर्कल का किताब मिलता है, इनाम मिलता है, और उस आदमी को ज्यादा से ज्यादा शेयर मिलता है। आइसलैंड का मेन पुराने समय का जो बिजनेस था वो फिशिंग था, मछलियां पकड़ने का। तो जब भी मछलियां पकड़ने जाते थे तो 4 पत्थर रखे हुए होते हैं, एक 24 किलो का, 54 किलो का, 100 किलो का, और 154 किलो का। अलग अलग जगहों पर वजन कम ज्यादा है, लेकिन जो फुल होता था। तो जो भी सबसे भारी पत्थर उठा था उसे सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता फिशिंग में, सबसे ज्यादा मछलियां मिलती, वो अपने परिवार को ज्यादा खाना दे पाता, ज्यादा अपने आप को अच्छा संभाल पाता, पैसे भी ज्यादा मिलते। तो इस तरह की वो डॉक्यूमेंट्री है, उसमें और भी कई सारी स्ट्रेंथ के कल्चर बताया, आइसलैंड में कैसा है क्या है, स्कॉटलैंड का बताया, बहुत सारी कंट्रीज का बताया। इन्हें शुरू हुए ही कितने दिन हुए, फिर भी यहाँ पे इतनी रिच हिस्ट्री है, इतना रिच कल्चर है, तो हमारे यहाँ कुछ होगा। तो ये ढूंढने के लिए मैं निकल निकल पड़ा घर से बाहर। तो कुछ साल पहले 2017 में मैंने एक गोल पत्थर देखा था हमारे पास के हनुमान जी के मंदिर में। तो पत्थर देख के मेरे मन में सवाल आया था कि ये क्या था, लेकिन उस समय मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि होगा कोई पत्थर। वही एक ही पत्थर देखा था तब मैंने। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मैं फिर से गांव गांव अलग अलग जगह पर घूमने लगा, वो पत्थर देखे। लेकिन वो बात बहुत ज्यादा बुरा लगा कि ये पत्थर बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनकी तरफ ना वो गांव वाले ध्यान देते हैं, और ना ही मुझे खुद पता है। तब मैं लगभग बस 26-27 साल का था, और इतने साल होकर भी मुझे पता नहीं कि हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी परंपरा है। और हर गांव में है, महाराष्ट्र के आप हर गांव में जाओगे, हनुमान जी के मंदिर के सामने आपको एक पत्थर दिखेगा ही। तो ये परंपरा आई कहाँ से, इसके रिकॉर्ड्स क्या है, और इन पत्थरों को किसने उठाया है, कौन उठाता था, क्योंकि ये पत्थर
100 के ऊपर के होते हैं, तो जो भी कोई आदमी पूरे गांव में एक दो ही लोग हो सकते होते हैं कि जो कि वो पत्थर उठा पाते हैं। द थिंग इज़ कि टेम्पल्स में जब मैं ट्रैवल करता हूँ, मैंने भी कई बार ऐसे पर्टिकुलर स्टोन्स नोटिस किए हैं, एक या दो जगह पे साउथ इंडिया में मैं नोटिस किया है। बट नो वन कुड इवन थिंक कि दिस कैन बी रिलेटेड टू अ स्टोन लिफ्टिंग हिस्ट्री इन इंडिया। तो आपको एक ख्याल कैसे आया कि यार दिस कुड बी लिंक्ड, एंड आपको क्या रिकॉर्ड्स मिले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि ये सच में रहा है कल्चर? ये मुझे उन गांव वाले लोगों ने ही बताया। जो कुछ गांव वाले लोगों को पता था, जो भी 80-90 साल के बूढ़े हैं, वो बताते थे कि मेरे सामने इस आदमी ने उठाया था, उस आदमी ने उठाया था, उनके नाम भी बताते हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि इसके रिकॉर्ड्स है ही नहीं अभी। जब वो 80-90 साल के बूढ़े जाएंगे, इस बारे में कोई किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे पास है ही नहीं अभी। तुलसीदास जी पहलवान थे? बिल्कुल उनका जी बिल्कुल उनका अखाड़ा है वाराणसी में। ओके, सो व्हाट, या कुड यू टॉक अ बिट मोर अबाउट दैट, तुलसीदास एंड पहलवानी, या? उस समय अखाड़े का कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा था। खुद तुलसीदास जी जाते थे उस समय, उससे हमें पता चलता है कि ये कल्चर बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड था। वो बस एक राइटर थे, लेकिन फिर भी वो अखाड़े जाते थे, तो कॉमन मैन तो रहा ही होगा अखाड़ों में। और मैंने ये डॉक्यूमेंट्री में देखा था शायद, वो एक बड़ा 6 फुट का बंदा बाहर के देश का, आपको पता है, देखा होगा, आपको गदा घुमाता है, उसकी उसकी वीडियोस में देखा था, उसने दिखाई थी तुलसीदास जी का वो अखाड़ा। Right. So before you started out on this journey, before you came across stone lifting in Iceland, before you noticed the temples, आप उससे पहले भी you had a story, right? Where, uh, as a child you got to know that you had a hemoglobin, you went to the doctor. Could you tell us that story, how that started? And then I got to know that you started doing from almost nothing to 500 push-ups a day, to I recently saw in your channel that you were doing a one finger push up on one hand. Just fantastic. So ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ? Yeah. क्रिकेट तक नहीं खेला है मैंने आज तक कभी। तो फिर धीरे मैंने प्रैक्टिस शुरू की अलग अलग खेलों की। लेकिन बस वॉकिंग करने के लिए मुझे फिर तब पता चला कि केवल अगर चलूं भी, तब भी मेरे पैर दुख रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब जल्दी फटीग हो जाता था, सांस फूल जाती थी, और चलने में मेरी जो शीन बोन होती है वो दुखने लग जाती थी। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत महीनों तक चली। फिर मैंने अपने घर वालों को बोला, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने टेस्ट करे ब्लड वगैरह के। तब पता चला कि मेरा हीमोग्लोबिन बस 7 के करीब है, जो कि बूढ़ों से भी बुरा है। उन्होंने बोला कि कुछ अच्छा खान पान शुरू करो, और खाना बहुत ही बुरा था मेरा। मतलब घर में बस जो सब्जी बनती थी उसका जो रस रहता था, उसके साथ थोड़ा सा चावल वगैरह खाता था। तो फिर मैंने ध्यान दिया, अच्छा खाना शुरू किया। फिर भी दूध को छोड़कर और कुछ ज्यादा नहीं खाता था। व्यायाम शुरू किया, चाहे जो हो जाए, बस माइंड में एक था कि खुद को पुश करना। और ये सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेट किया एक एनिमे सीरीज ने, ड्रैगन बॉल जी। Oh yeah, right. That's the Dragon Ball Z is the anime series of entire India. उसमें जो कैरेक्टर, हाँ, उसने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। उसकी जो नैमेक पर जाते हुए 100+ ग्रेविटी की ट्रेनिंग है, वो उसके क्लिप्स अभी भी मैं देखता रहता हूँ खुद को पुश करने के लिए, कि वो कैसे ट्रेनिंग करता है। उस ट्रेनिंग को देख के फिर मैंने खुद को पुश किया, पुशअप, स्क्वाट्स। शुरुआत में मैं एक भी पुशअप नहीं लगा पाता था, और लेकिन जितने जाए उतने मैं पुश करता रहता। अगर एक साथ में 5 नहीं हो, तो दिन भर में एक एक करके मैं 10, 15, 20, 50 तक जाता था। एक टाइम पे एक निकालता, फिर 15 मिनट बाद फिर एक, ऐसे कैसे भी करके नंबर्स बढ़ाता था। फिर ऐसे करते करते फिर नॉर्मल पुशअप्स आने लगे। उसके बाद में 5 फिंगर्स पे, फिर एक एक कम करते करते कुछ महीनों बाद 2 फिंगर्स पे करने लगा। आपने जो वीडियो देखी वो अभी की है। जब मैं उस समय प्रैक्टिस करता था इस फिंगर्स पुशअप्स की, तब मैं सिर्फ इन 2 उंगलियों पे हैंडस्टैंड पुशअप्स करता था, पूरा पैर ऊपर करके। Oh wow. हाँ, ये इनमें कुछ मार्शल आर्ट्स मूवीज, ब्रूस ली की या फिर जैकी चैन की, इनका भी हाथ है। ये भी देख के मैं सीखा था। उसके बाद मुझे योगा के बारे में पता चला। फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग शुरू की मैंने, स्प्लिट करना वगैरह, पश्चिमोत्तानासन और
बहुत सारे योगासन, सर्वांगासन, हलासन, इन सबको सीखा, अर्धमत्स्येंद्रियासन। इनकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, टेनेसिटी, मेंटल स्ट्रेंथ, इन सबको मैं धीरे-धीरे अच्छे से डेवलप करते गया, जिनका आगे चलकर मुझे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, बहुत बुरा था। यू नो नेचुरली जो भी ये स्टोरी सुनेगा उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आने वाला है कि हाउ डिड यू ब्रेक आउट ऑफ द वीकनेस साइकिल, राइट? सो यू हैव अ एज समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट इनटू फिटनेस, समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट वर्कआउट 20s और 30s में मोस्टली होगा अभी ये मोस्ट लोगों का, जब उनका बचपन से थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेल लिया, लाइक 80-90% पीपल इन इंडिया थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेल लिया, थोड़ा ज़्यादा कुछ कभी जिम नहीं गए, वर्कआउट नहीं किया, एंड व्हेन दे रियलाइज कि यार इट्स हाई टाइम एंड आई नीड टू स्टार्ट वर्किंग आउट। सो जब उनका वो जर्नी स्टार्ट होता है, जो मेरा भी हुआ कुछ सालों पहले, सो एंड आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस ऑल्सो। तो सबसे पहला चैलेंज, ये बहुत कॉमन लगता है, एवरीवन विल से कि हाँ यार ये तो होता ही है, बट इसको क्रॉस करना सबसे मुश्किल होता है मुझे लगता है, विच इज़ वो वीकनेस साइकिल, कि आपने वर्कआउट स्टार्ट किया और अब अगले दिन, अगले 2-3 दिन तक आपको इतना फटीग, इतना टायर्डनेस है कि आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, आपके ऑफिस की वजह से, रूटीन की वजह से आप शाम को थके हारे घर आते हो और आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो। सो ये जो वीकनेस साइकिल है, इसकी वजह से स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ना मुश्किल हो जाता है। हाउ डू यू बीट दिस वीकनेस साइकिल? ओके, तो गोकू का एक कोट है, मतलब उसके राइटर का, अकीरा तोरियामा का, कि पावर कम्स इन रिस्पॉन्स टू नीड, नॉट अ डिजायर। तो आपकी नीड क्या है? अगर आपकी नीड पावर है, पावर जरूर आएगी, क्योंकि अगर सांस लेने की नीड है तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं सांस लूं या नहीं, अपने आप वो आ जाती है, सांस ले लेते हो। लेकिन बस डिजायर है कि मुझे स्ट्रांग बनना है, हेल्दी बनना है, तो डिजायर से ये कभी पूरा नहीं हो सकता। और ये एक फैक्ट है कि जैसे आप इसे रूल समझ लो कि नेचर का रूल है कि आपको जिस चीज की नीड है, आप जिस चीज को सबसे ज्यादा चाह रहे हो, वही आपके पास आएगी। अगर आप बस डिजायर करोगे कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। आपको बहुत ज्यादा नीड होनी चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा नीड थी स्ट्रेंथ की, क्योंकि वीकनेस को, मैं खुद को एक बहुत ज्यादा बुरा फील करता था खुद को देख के। मैं बस चल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे आजू बाजू के लोगों को मैं एक कॉम्पिटिटर की तरह देखता था, ये मुझसे स्ट्रांग है, ये मुझसे स्ट्रांग है। लगभग हर आदमी मुझसे अगर स्ट्रांग दिख रहा था, तो मैं छोटे छोटे गोल रखता गया कि मुझे इसे बीट करना है, फिर उसे बीट करना है, इससे ज्यादा स्ट्रांग होना है, उससे ज्यादा स्ट्रांग करना है। सबसे पहला मुझे, मेरा बचपन का गोल था कि मैं मेरे टाउन का सबसे स्ट्रांग आदमी बनूं। जब वहां तक पहुंच गए तो मुझे लगा कि मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे स्ट्रांग आदमी बनूं। फिर ऐसे ऐसे धीरे 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 मेरी इच्छा बदलती गई, और उसके लिए मेरी स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रही, बहुत ज्यादा वीक हूँ। कभी गिव अप करने का मन नहीं किया, लेकिन बुरा बहुत लगा है जब भी मैं वीक फील करता था, स्ट्रेंथ बढ़ क्यों नहीं रही। लेकिन गिव अप करने का मन नहीं किया, क्योंकि फिर जो वो बुरा लगता था, उसी को पकड़ के मैं खुद को फिर और ज्यादा पुश करता था कि हो क्यों नहीं रहा मुझसे। For people who don't have context, right? For the listeners who don't have context, Anirudh had posted a video as a reply to somebody on the internet about Great Gamma and the 1200 kg rock, right? So I'll just give a intro to this whole thing from my angle, because I am a big fan of Great Gamma and the stories and the legends. He's the only unbeatable wrestler in the history of humanity, which is very fascinating. And the legend, now the reason we call this legend is because there is no way to verify anymore if this is real or not. But the story of how once he was in the train and the Britishers tried to throw him out and he got angry and he took 1,200 kilo rock, threw it in front of the train, right? So first of all, what do you have to say about the controversy? What do you want to say to the person who posted that comment? And तो ये सच है, लेकिन उसने और एक कमेंट की थी कि वो हाथी को उठाकर उन्होंने 40-50 फीट दूर फेंका था। ये गलत है। मतलब लोग एक कहानी का दूसरे बताते बताते कहीं तक पहुंच जाते, उसका एग्जाम्पल है शायद ये, कि राममूर्ति जी स्टंट करते थे कि हाथी को अपनी छाती पर से चलाते थे, ये ट्रू है। लेकिन उसके आगे उसको बोलना कि वो हाथी को हवा में फेंकते थे, या फिर
गामा जी का जो 1200 किलो का पत्थर है वो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि 1200 किलो का पत्थर कोई छाती पर उठा के उसे चल पाए। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर हाथी हाथी तक ये फिजिकली ये टास्क नहीं कर सकता है, तो इंसान की तो बात ही हम छोड़ दें। इनफैक्ट मैंने जहाँ तक देखा है वर्ल्ड रिकॉर्ड इज फॉर 280 समथिंग किलोज, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉर स्टोन लिफ्टिंग, एंड आप ऑलमोस्ट टॉम स्टोल्टमन ने किया है। right, and you went 200 plus also as a, in the same sport. Fantastic. So हाँ, लेकिन रॉक के अगर 1 इंच का भी अगर किसी रॉक में डायमीटर में फर्क पड़ता है, किसी में फर्क पड़ता है, तो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो कई ज्यादा आगे चला जाता है। और लिवर का आपको पता है, आप इंजीनियरिंग वगैरह के बैकग्राउंड से हो, तो लिवर जो होता है ये लिवर है, तो अगर वेट हम पाम्स पर प्लेस करेंगे तो यहाँ पर भारी होगा, लेकिन जितना वेट हम एल्बो के नजदीक रखेंगे तो वेट उतना ही इजी इजी जाएगा hmm, फुलक्रम के थ्रू। right. तो जितना स्टोन हम बड़ा होगा, हमसे आगे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आगे होगा, उतना ज्यादा सेम वेट का स्टोन ज्यादा भारी लगेगा, ज्यादा भारी उठेगा। तो 1 1 इंच का डायमीटर से भी फर्क पड़ता है कि स्टोन कितना भारी जाएगा या फिर इजी जाएगा। पत्थर का डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर को ग्रैब करने के लिए कोई आदमी पॉसिबल ही नहीं ह्यूमन लेकिन 1200 मीटर के पत्थर को ग्रैब कर पाए और उसे उठा पाए। A very fascinating mythology that we have had. अभी आजकल हम mythology बोले history बोले इसमें डिबेट चल रहा है, but let me not state this, let me ask you this question. Bhim, 10,000 elephants. Like we have a history, we have a we have legends of warriors who could lift 10,000 elephants. Okay, fine. If that's beyond the wildest imagination, then we have story of Angad who walked into a courtroom and उन्होंने बोला कि कोई मेरा right पैर भी हिला के दिखाए तो मान जाऊंगा, and the whole courtroom was challenged. So then coming down from there we have Ramurthy. I think Ramurthy Dand itself, there's a whole fitness exercise around him. And we have Great Gama, the undefeatable wrestler in history with 1200 kilo rock. तो ये सब एक ही धागे में जुड़ा हुआ एक तरीके से देखा है तो, राइट? आपको लगता है कि ये आपको लगता है इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? क्या ऐसा हो सकता है? कुछ एक्सरसाइजेस होंगे, कोई तरीका होगा जो शायद हमें फ्यूचर में जाके पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ था टू रीच दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। तो जो भीम की स्टोरी है जो लिखी हुई है कि 10,000 हाथियों की शक्ति, तो एक उनकी शक्ति को बयान करने के लिए उसको किस तरह से नापे, किस तरह से बताए, इसे बताने के लिए वो एक फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं कि 10,000 हाथियों की शक्ति है उस इंसान में, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। तो लिटरली हम 10,000 हाथियों की शक्ति नाप भी नहीं सकते वैसे देखा जाए तो। ये 10,000 5,000 किलो का एक 5 टन का एक हाथी और ऐसे 10,000 हाथी, उनको टोटल मिला के कितनी पावर होगी, वो कितनी पावर जनरेट कर पाएंगे, तो ये हमें भी पता नहीं कि कितनी पावर होगी। तो एक फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं कि बस वो फिगर ऑफ स्पीच है, वो लिटरली हमें नहीं लेना चाहिए उसे। तो दूसरा अंगद जी का जो प्रसंग है वो सच है, वो सच है, सच हो सकता है, हो सकता आसानी से हो सकता है कि कोई अगर पैर इतना ठोस रखे कि उसे कोई उसकी अगर उससे कम ताकतवर कोई आता है तो वो हिला नहीं पाएगा। लेकिन एक पूरा कोर्ट रूम एक व्यक्ति के पैर को हिला ना पाए, ये बहुत ताकत लगेगी उसमें। उस अंगद की शक्ति को बयान करता है कि अंगद किस लेवल का वॉरियर था, कि वो उसके पैर में इतनी शक्ति थी कि जब उसीलिए जब रावण उसके पैर उठाने आया तो उसने पैर पीछे खींच लिया और वहां उसे बोला कि तू खुद अभी मेरे पैर पड़ने की जरूरत नहीं, जा प्रभु श्री राम जी के पैर छू, मेरे पैरों में मत पड़। तो जो भी कमजोर उसके लेवल से नीचे वाले योद्धा थे, तो वो उसका पैर ना उठा पाए, ये तो फिजिकली पॉसिबल है क्योंकि उसकी शक्ति इतनी होगी, तो उसके एक पैर के मुकाबले भी पूरी उनकी पूरी बॉडी भी नहीं है, इसका अर्थ ये हो सकता है। और ऐसी शक्ति कैसे बनाया जाए? ऐसा कौन सा बैठक है, ऐसा कौन सा तरीका है? हाउ डू वी डू दैट? ओके, तो उसके जेनेटिक्स भी हम कह सकते हैं क्योंकि उसके जो अंकल थे वाली, तो उन्होंने वो तो रावण को तक आसानी से फिजिकल फाइट में हराते थे, ऐसी स्टोरी है। तो
उसकी फैमिली की ही हिस्ट्री इतनी टफ है, स्ट्रांग है। ये जो वालिद था वो इतना स्ट्रांग था कि उस उसको रावण भी रावण को तक वो हराता था। जब श्री राम जी ने उसे मारा वाली को, तो वो खुद भी बोलता है कि अगर तुम्हें रावण को सीता चाहिए ही थी तो मुझे बोलते, मैं रावण को मारकर सीता सीता माता को ले आता। मुझे ऐसे छुप कर मारने की क्या जरूरत थी। तो इतनी स्ट्रांग फैमिली से अंगद था। ऊपर से उनकी फिजिकल ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी रहती होगी, क्योंकि हनुमान जी भी उन्हीं के किंगडम से थे, केसरी राजा के बेटे थे। तो हनुमान जी खुद इतने ताकतवर थे, तो उन बाकी सारे जो वानर थे उनकी भी फिजिकल ट्रेनिंग, अभी मुझे भी नहीं पता कि फिजिकल ट्रेनिंग कैसे रहती होगी। राइट। लेकिन निश्चित ही जेनेटिक्स, फिजिकल ट्रेनिंग टफ, और उस समय के जो एनवायरमेंट ही था उसमें फिजिकली टफ होना एक नेसेसिटी थी, ऐसा भी कह सकते हैं। और जो एक्सरसाइजेस हमारे कल्चर से आए हैं, ये भी बहुत ही अनोखे हैं। लाइक लेट्स टॉक अबाउट द हनुमंत बैठक। ये बहुत ही, अगर आप नॉर्मल पुशअप से कंपेयर करोगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल पुशअप एंड हनुमंत दंड, यू नो? सो तो दंड के भी कई सारे प्रकार है। हनुमंत दंड तो एक फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी में ज्यादा आएगा। जो साधारण दंड है वो ज्यादा स्ट्रेंथ, या राममूर्ति दंड है वो स्ट्रेंथ के मुकाबले में आएगा। तो पुशअप जो है उसकी रेंज ऑफ मोशन बहुत ही कम है, कि जॉइंट्स हमारे कितने रेंज ऑफ मोशन में, कितने डिस्टेंस में मूव हो रहे हैं। और जो राममूर्ति दंड है, साधारण दंड है, उसमें जो रेंज ऑफ मोशन है, मसल्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस में मूव करते हैं। तो उससे मसल पर मैकेनिकल टेंशन जो है वो ज्यादा देर तक रहता है। ज्यादा देर तक मसल अंडरलोड रहते हैं, जो कि एक आज की साइंटिफिक टर्म है, टीयूटी, टाइम अंडर टेंशन। मसल कितने देर तक अंडर टेंशन रहते हैं। तो जितने ज्यादा देर तक अंडर टेंशन मसल रहते हैं, उतना ज्यादा फिजिकली मसल की ग्रोथ होती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो इसीलिए आप देखते हो कि जो पावर लिफ्टर्स होते हैं, वेट लिफ्टर्स होते हैं, उनके मसल्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले, ज्यादा वेट उठाने के बाद भी। राइट। तो मसल्स की डेवलपमेंट जो होती है वो टीयूटी पर, टाइम अंडर टेंशन पर डिपेंड होती है। तो अगर साधारण दंड राममूर्ति दंड को नॉर्मल पुशअप से कंपेयर करें, तो टाइम अंडर टेंशन में राममूर्ति दंड ज्यादा आएगा। तो राइट। इससे मसल डेवलपमेंट भी नॉर्मल पुशअप से ज्यादा होगी हमारी। राइट। एंड ऑल्सो मैंने ये भी देखा है कि जो हिंदू पुशअप जिसको बोलते हैं, राइट, कॉमनली, आई मीन इट्स कॉमनली नोन एज हिंदू पुशअप, राइट, उसमें ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व है, राइट, गोइंग अप, ब्रीदिंग आउट, राइट। आई थिंक उससे ऑक्सीजनेशन बढ़ता होगा, एंड दैट वहाँ पे फिर योगा और एंशंट हिंदू वर्कआउट, एंशंट इंडियन वर्कआउट्स में एक बॉर्डर लाइन आ गया ना, ग्रे एरिया आ गया, राइट, एक तरीके से। क्या ये योग से ही निकला है? हाँ बिल्कुल, पतंजलि जी ने इससे भी ऐड किया है योग में। ओ, सो एंशंट इंडियन एक्सरसाइजेस पतंजलि योग सूत्र में है? हाँ, इसे हठ योग कहते हैं। जो बॉडी को हठ मन यानी कि बॉडी को डिस्कम्फर्ट में डालकर जो भी योग किया जाता है, उसे हठ योग में डाला है पतंजलि जी ने। जो कि अ, आसनास होते हैं वो एक्चुअली बॉडी को ईज में रखने के लिए है, जिनमें आप ज्यादा देर तक बैठ पाओ। हाँ, आसना मतलब मतलब बैठना, जो कि ओके। नॉर्मल अवस्था में बैठना। राइट, और जो राइट। हठ योग है, हठ योग में मुश्किल चीजें हैं, जो भी सूर्य नमस्कार है, दंड है, बैठक है, और जो भी अलग अलग प्रकार के व्यायाम हैं जिनमें बॉडी को फिजिकली चैलेंज होता है, जिसमें हट करना होता है, उसे हठ योग कहा जाता है। एफर्ट, इट्स लाइक इसका एन एफर्ट। एफर्ट्स भी नहीं, लेकिन अलग ही मीनिंग होगा। तो जो सुन रहे वो अगर इंग्लिश में या हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कर पाए तो बताइए। हठ योग, छोटे बच्चे हट करते हैं। हनुमान जी, जैसे हमने, आई थिंक लास्ट टाइम ऑल्सो व्हेन यू टॉक्ट अबाउट इट, हनुमान जी इन द इंडियन कल्चर हैज़ बीन द ओल्डेस्ट इन्फ्लुएंसर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर इन इंडियन, इन द होल इंडियन सबकॉन, द बेस्ट इन्फ्लुएंसर, राइट, बिकॉज हर जगह टेम्पल है, हर जगह फिटनेस की प्रोपगेशन होती है। सो हनुमान जी और उनके प्रत्यक्ष होने का मल्लखंब का क्या स्टोरी है? व्हाट इज द स्टोरी ऑफ मल्लखंब? ओके, तो मल्लखंभ की जो स्टोरी है वो दूसरे बाजीराव पेशवे जो थे
उनके कोर्ट से शुरू होती है। उनके कोर्ट में निजाम के दो पहलवान आए थे, रेसलर। निजाम एक तानाशाह था, उस ओके, रूलर था एक, राइट, ओके, या, उनके अपोज में। तो वो दो रेसलर्स आए और उन्होंने कहा कि हम इतने ताकतवर है, हमें हराने वाला आप में से पूरे, आपके पूरे राज्य में से कोई भी भेजो। अगर हमें हरा ना पाए तो मान्य करो कि आप में, आपके पास ताकतवर लोग ही बचे नहीं अभी, हमें विजेता घोषित कर दो। तो ये पूरे कोर्ट के सामने उन्होंने कहा, तो बदनामी हो जाएगी, इसके लिए उन्होंने उनके जो फिजिकल ट्रेनर थे, बाळंभट्ट देवधर जी, उनको बोला कि इससे इसे क्या किया जाए। तो खुद फिजिकल ट्रेनर थे बाजीराव पेशवे जी के, वो खुद अपने गांव गए। उन्होंने एक दो महीने, कुछ महीनों की सहूलत मांगी कि मैं जाता हूँ, मैं व्यायाम कुछ ना कुछ ताकत बढ़ाने का ढूंढ कर आता हूँ। तो वो अपने गांव आए, जो कि मेरे गांव के बस 25 किलोमीटर दूरी है उनका गांव, कोठुरे करके गांव है। तो उस कोठुरे गांव में आए। उस कोठुरे गांव में उन्होंने अपने कुल देवी, सप्तशृंगी देवी जो है थी, उसकी आराधना की, उसकी पूजा की। तो उनके सपने में वो देवी आई और उन्होंने बताया कि आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, तो वही आपको शक्ति बढ़ाने का वो उपाय देंगे। तो फिर उन्होंने हनुमान जी की उपासना शुरू की। तो कुछ दिन बाद उन्हें एक बंदर पेड़ पर अलग अलग कसरतें करते हुए देखा। तो ओ, उसे देखकर उन्हें एक प्रेरणा हुई कि इसका मैं उपयोग कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक खंबा खड़ा किया। उस खंबे पर सेम एक्टिविटीज, उस खंबे पर चढ़ के वो ट्राई करने लगे, केवल बॉडी वेट का यूज करके। लीवर जो हमने पहले बात की कि सेम वेट को लेकिन अलग अलग एंगल से अगर हम उठाते हैं तो बहुत ज्यादा भारी भी हो सकता है, बहुत ज्यादा लाइट भी हो सकता है। तो मल्लखंब की भी यही स्टोरी है कि बॉडी वेट का ही यूज करके हम एक ही बॉडी को 2 गुना 3 गुना तक भारी भारी करके उठा सकते हैं, और आसानी से भी उठा सकते हैं, और उस पर अलग अलग दांव पेच भी हम सीख सकते हैं कि किसी की गर्दन कैसे पकड़ना है, उस गर्दन पकड़ कर कैसे मरोड़ना है, बॉडी को फ्लेक्सिबल कैसे करना है। और इसके कुछ बहुत ही हजारों साल पुराने डॉक्यूमेंट्स भी उन्हें मिले थे, ऐसा कहा जाता है मल्लखांब के बारे में, जो कि बाद में लुप्त हो चुके थे, गायब हो चुके थे। तो ये सब कंपाइल करके उन्होंने ये टेक्निक फिर से उजागर की। एक हिस्टोरिक टेक्निक था जिसको डिस्कवर किया, इन्वेंट नहीं। डिस्कवर किया, ओ, इन्वेंट इन्वेंट भी नहीं कह सकते, डिस्कवर किया। और उसे फिर रिन्यू करके अच्छे से और ज्यादा उसमें ऐड करके उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की कुछ महीने, और उन दोनों रेसलर्स को उन्होंने अकेले हराया। ऐसी वो स्टोरी जाती है मल्लखांब के बारे में। अकेले हराया एक रिंग में। हाँ, Wow. Just for the record, it's one of the toughest forms of calisthenics, right? बहुत एब्सोल्युटली, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स में जो ग्रिपिंग रॉड्स होते इतने इतने क्या बोलते, थिक नहीं होते डायमीटर में। यहाँ पर Hmm. इतने थिक डायमीटर वाले आपको वुडन ब्लॉक को, जिस पे ऑयल लगाते हैं एयर एंड का, उसमें आपको अलग अलग कसरतें करनी होती है। And talking about this whole lineage, what about Manohar Aich, a man who lifted 125 kilos at the age of 90? राइट राइट, एब्सोल्युटली, ये मुझे भी पता नहीं था। जब मैंने उनके बारे में रिसर्च शुरू की, तो वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे। उन्होंने Oh, अपने 104 की उम्र तक, मतलब आखिरी दिन तक एक्सरसाइज छोड़ी नहीं थी, और okay. बहुत ही ज्यादा विजडम से भरे व्यक्ति थे। उनका कहना था, उनो बातें दोनों दोनों बल, बहु बातें रसातल। मतलब? यानी के यानी के कम खाओगे तो दुगनी शक्ति आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खाओगे तो रसातल में यानी के डूब जाओगे। एंड दिस टेक्निक ये अगेन योग में भी है। बोलते हैं कि 70% खाना चाहिए ताकि ज़्यादा अच्छे से डाइजेशन हो उससे। नहीं, योग तो कहता है कि कुछ ग्राम का ही आपका एक टाइम को खाना चाहिए। उससे ज्यादा खाओगे तो आप उम्र कम कम कर रहे हो अपनी खुद की। Okay, so I think wrapping up, just have one or two questions. One of the most common thing that you would get to hear nowadays, most common thing, is someone who crosses 60, 55, 60, and if they've had a sedentary lifestyle. So
आप उनसे कभी पूछोगे कि आपको वर्कआउट में इंटरेस्ट है तो वो हंसने लग जाएंगे आपके ऊपर। ये इस पॉडकास्ट में इस तरीके से डिस्कस हो रहा है, बट हम दोनों ये रियलिटी जानते हैं कि इफ़ वी गो बैक टू सोसाइटी एंड वी आस्क एक्चुअल 60-year-old 55-year-old इंडियंस हु हैव हैड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल कि आपको वर्कआउट में तो लगा रही अब तो हो गया, उम्र हो गया, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्या ही होगा हमसे। सो आई केम अक्रॉस वीडियो ऑफ योर मदर कि आपने अपने मॉम को मोटिवेट किया एंड यू वर एबल टू कंट्रोल डायबिटीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, right, just by exercising. And in the same context, the second kind of people we come across are people who just cross 30, लेकिन again they have also had a sedentary lifestyle, so they say कि it's too late, कि अभी हो गया, because now it's been lot of years, अब कुछ नहीं हो सकता। So what is your message for those people? क्या ये is there ever too late? बिकॉज लोग ये आइडियोलॉजी से वो सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में एज हो जाता है 35 के बाद, रिटायर करना पड़ता है 36 के बाद, सो इट्स टू लेट फॉर द बॉडी नाउ। व्हाट डू यू थिंक? जीवन की सबसे बड़ी मेडिसिन जो कहा जाता है उसे मूवमेंट कहा जाता है। सबसे बड़ी मेडिसिन मूवमेंट। बस अपने जॉइंट्स जॉइंट्स को मूव करते रहना किसी भी तरह से, चाहे वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, या फिर किसी भी तरह से मूवमेंट जो होती है, अगर वो जिस टाइम पे आपकी बंद हो जाए, उस टाइम की आपकी बॉडी डिजेनरेट होना शुरू हो जाती है। बहुत ही बुरी तरीके से डिजेनरेट होती है। जैसे आप एक ही जगह पर ज्यादा देर तक बैठे रहते हो, आपका ब्रेन भी डिमेंशिया, अल्जाइमर, बहुत सारी स्टडीज में पाया गया है कि इनएक्टिविटी, ज्यादा ब्रेन का काम न देना, इनसे ज्यादा फर्क पड़ता है। जेनेटिक रीजंस भी होते हैं लेकिन इनका भी फर्क पड़ता है। डिमेंशिया, अल्जाइमर जो ब्रेन की बीमारी से बुढ़ापे में ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता। तो अगर आपकी बस फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ही अच्छे से रहती है तो इनको भी काफी हद तक रोका जा सकता है। ऐसा भी कुछ स्टडीज में प्रूव किया गया है। तो जो भी आप यूज नहीं करते, वो बॉडी, ब्रेन हमारा बहुत स्मार्ट है, वो उस पार्ट को कम करने लग जाता है। तो अगर आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाना है लाइफ में, मतलब 80 से 90, 90 से 100, जितना पुश कर सकते उतना पुश करना है अपने बॉडी को। और अब वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ, यानी कि आखिर के मोमेंट तक, आखिर की सांस तक किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। खुद के पैरों पे चलना है, खुद के बलबूते पर जीना है। तो आपको मूवमेंट करती रहनी है। आपकी बॉडी किसी भी एज में अच्छी रह सकती है। ऐसी कोई स्टडी नहीं जो कि बताती है कि आपको आपके मसल्स और आपके बोन्स बुढ़ापे में कमजोर होने ही चाहिए। हाँ, आपकी किडनीज कमजोर होंगी धीरे धीरे, आपके पैंक्रियाज, आपके हार्ट धीरे धीरे कमजोर होने वाला है, लेकिन आपके मसल्स और आपके बोन्स आप बहुत ही अच्छे रख सकते हो आखिर के मोमेंट तक, जो कि आपको मूवमेंट में मदद करने वाले हैं। इनर स्ट्रेंथ, नॉट इन टर्म्स ऑफ आई मीन साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, वो तो ठीक है, आई मीन वी विल कवर दैट, बट मैंने सुना है कि इनर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ ऑर्गन स्ट्रेंथ इज कनेक्टेड टू स्टैमिना, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। इट्स कनेक्टेड कि जब हम एंड्योरेंस और स्टैमिना और स्ट्रेंथ हमारा बढ़ता है, हमारा ऑर्गन स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। एब्सोल्युटली, जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कहा जाता है, जिसमें आपके लंग्स की, आपके हार्ट की और आपके जो ब्लड सर्कुलेशन की कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती है किसी भी तरह की कार्डियो एक्टिविटी से। तो उसमें अगर आप अच्छे से कार्डियो एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही अच्छी रहती है, आपकी सांसें अच्छी चलती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, और जिसके कारण आपकी स्किन भी अच्छी हो रहती है। ब्लड सर्कुलेशन, अगर जितना बुरा ब्लड सर्कुलेशन हो, आपकी बॉडी उतनी कम अच्छे से परफॉर्मेंस करेगी। आपको ब्रेन फॉग होगा, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब अगर ब्लड सर्कुलेशन ही ठीक से ना हो। कि बॉडी के हर चीज को ब्लड ब्लड से ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाए तो सभी ऑर्गन्स तक, सभी सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण फिर दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। तो एक तरीके से बोला जाए तो जो हमारा ऑर्गन स्ट्रेंथ है उसको लिटरली नापा जा सकता है आपके स्टैमिना और एंड्योरेंस से, कि अगर आपका स्टैमिना और एंड्योरेंस नापा जा सकता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू हैव अ डिजीज, बट जब आपका स्टैमिना और एंड्योरेंस इन जनरल ज़्यादा हो तो आपका ऑर्गन स्ट्रेंथ भी ज़्यादा ही होगा, ऑफ कोर्स, एज अ प्रोबेबिलिटी। जी बिल्कुल। आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग, अगर आपका हार्ट की बीट्स पर मिनट सुबह उठने पर 50 से 60 है तो आप बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। ओह। क्योंकि जितना ज्यादा एक मिनट में बीट होंगे उतना आपका हार्ट कमजोर है। अगर 80 to 90 अगर नॉर्मली उठने के बाद आपके हार्ट बीट्स है तो आपके हार्ट को बहुत ज्यादा
काम करना पड़ रहा है सेम 5 लीटर के ब्लड को 1 मिनट में पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। लेकिन बस 50 बार धड़क पंप करके अगर वो 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है तो फिर बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इससे आप देख सकते हो कि आपकी हेल्थ, बॉडी की इनर हेल्थ कितनी अच्छी है। It's been wonderful having this conversation with you. I want to close with the last question is I found something really, I think by far the most interesting thing. Definitely all the videos about ancient Indian strength building, the locations, the beautiful scenic locations, that's for another time. I want to ask you कि वो कौन से locations थे, कैसा था. But all of that was beautiful. But एक चीज़ मुझे बहुत striking लगा was you mentioned the equation of power, फॉर्मूला ऑफ पावर, कि पावर क्या होता है. ओके, तो पावर हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है कई तरह से। कि पावर एक फिजिकली हो सकती है या फिर इकोनॉमिकली हो सकती है। कई तरह से पावर हम हर किसी की लाइफ में अलग तरह से होती है। लेकिन मेरे लाइफ में जो पावर का महत्व है वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से बहुत ज्यादा है। आपने एक जगह मेंशन किया था कि पावर इज द टोटल स्ट्रेंथ यू हैव इन टोटल टाइम, लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, या मैक्सिमम इन्फ्लुएंस इन लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. जो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा एज अ थॉट, क्योंकि दैट्स एक्चुअली व्हाट पावर इज, राइट? कि आपके पास कितना पावर है, मतलब कितने कम समय में आप कितना ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, राइट? राइट, हाँ। तो फिजिकल टर्म्स में पावर यही है कि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कितने पावर या फिर एनर्जी लगा सकते हो। जो कि हमारे मसल्स के जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स है उनका काम ही ये होता है। जो कि उसेन बोल्ट है, जो कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगाकर केवल 9 सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकता है। तो फिजिकल टर्म्स में पावर यही होगी कि कम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आउटपुट दे पाए। You talked about Hanuman ji and Ravan and the differences, उनका प्रभाव on society. Yeah, हाँ हाँ, उनका इन्फ्लुएंस, राइट। right. Yeah. आपके जो इन्फ्लुएंस होता है उसके बारे में मैंने कहा था कि हनुमान जी के पास भी शक्ति थी और रावण के पास भी शक्ति थी। लेकिन हनुमान जी की शक्ति का प्रभाव, उनकी शक्ति की वजह से समाज के ऊपर क्या असर पड़ा वो बहुत ही ज्यादा अलग है। उनकी वजह से जो समाज में परिवर्तन हुआ, उनकी वजह से श्री राम जी को जो मदद हुई और उनकी वजह से औरों को जो इंस्पिरेशन मिली, उसका बहुत ही ज्यादा गहरा और अलग प्रभाव था। जबकि रावण के पास भी शक्ति थी और उसका जो प्रभाव पड़ा वो हम सब जानते हैं कि कितना समाज के ऊपर, उनके खुद के परिवार के ऊपर, उनके खुद के साम्राज्य के ऊपर, उनके खुद के ऊपर क्या असर पड़ा उस शक्ति का। ये हम सब जानते हैं कि बहुत ही गहरा और बुरा असर पड़ा। तो शक्ति हर किसी के पास हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है औरों के ऊपर और खुद के ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। सोचने वाली बात है कि किस तरीके से आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, राइट? It's been such a pleasure to have this conversation. कितना कुछ आपसे सीखने को मिला. I am really looking forward to podcast 2 whenever we can plan that ahead. It's such an honor to even talk. I mean, have a conversation with you in this regard. क्योंकि you have, I think you're almost there with the Guinness Book of World Record. Number was 255, and you have reached. And आप कितना? 228 का। Right. Right. I think you should keep going. I think you should keep going. It'll be real big inspiration. अभी तो मैंने वजन कम कर लिया। हाँ, right. लेकिन एक इंडिया में सबसे भारी स्टोन जो उठाना था वो गोल था मेरा। क्योंकि आप 6 फुट 6 फीट के आदमी और जो 200 किलो का है उसके साथ इतने compete नहीं कर सकते। शायद मेरा Right. बेटा कर ले। आप भी कर पाओगे, ऐसा नहीं है. I think you're almost there. That's what I meant. You're almost there. And it's even amazing that I'm talking to someone who can lift an Interceptor, Royal Enfield Interceptor. Such a pleasure. We have a concept called Dheera Awards, right? These awards are given out to people who show extraordinary courage in society in preserving or achieving feats that other people have not achieved. So isse pehle, the first Dheera Award was given out to a person who literally just went and stood in front of a bulldozer for just saving one tree. And that person has saved more than lakhs and lakhs
lakhs of trees and planted, have reconstructed lakes all over in Bangalore. So that's a podcast that's coming up. That's for the listeners. But it's such a privilege to give this Dhira award to you, right? Who has achieved such a great feat, brought out so much in terms of the ancient techniques of bodybuilding and strength building, and also has achieved that fantastic figure in stone lifting. Really happy to present this. Thank you for doing what you're doing in society. Thank you. All right. Thank you so much. Thank you. So I would see you for the next podcast. Whenever you get time, I think we should catch up and do that.